नमस्कार, मैं शिव कुमार बॉयस स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल शेड ऑफ साइंस। जैसा कि आपको विदित है, अपने एक बीएसटीसी की बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज स्टार्ट कर रखी थी और बीएसटीसी के अंतर्गत जो लास्ट क्लास थी उसके अंतर्गत अपने बीएसटीसी के अंतर्गत जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसका अपने डिस्कशन किया था। उसके बाद अपने जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करवाऊंगा और टीचिंग एप्टीट्यूड के तहत कितने टॉपिक रहेंगे उनकी अपने बिंदुवार अपने विषय वस्तु के अंदर जो भी टॉपिक रहेंगे उसके बारे में अपने डिस्कशन का जो वीडियो था अपने उसमें मैंने बता दिया था। तो आज अपने पहला जो टॉपिक है टीचिंग एप्टीट्यूड का वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो आप क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है, आज अपने जो टॉपिक जो विषय वस्तु पढ़ने जा रहे हैं वो है अपना टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड, ठीक है। तो टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर पहला जो टॉपिक रहेगा प्रिय विद्यार्थियों, पहला जो टॉपिक रहेगा वो अपना रहेगा टीचिंग एंड लर्निंग का। टीचिंग एंड लर्निंग का, टीचिंग एंड लर्निंग, जिसको टीचिंग को अपने क्या बोलते हैं, शिक्षण बोलते हैं, शिक्षण एवं अधिगम, शिक्षण एवं अधिगम। तो सभी विद्यार्थीगण ध्यान देंगे कि जो बीएसटीसी का जो सिलेबस है, बीएसटीसी के सिलेबस के अंतर्गत अपना जो पहला जो टॉपिक है, जो पहला जो टॉपिक है वो है शिक्षण एवं अधिगम। और शिक्षण एवं अधिगम के तहत अब सबसे पहले शिक्षण एवं अधिगम टॉपिक पढ़ने से पहले अपने बात करते हैं कि जब आप बीएसटीसी की तैयारी करते हो तो कम से कम पहले अपने को ये तो कंफर्म हो जाए ना कि बीएसटीसी की जब आप तैयारी करते हो तो बीएसटीसी की फुल फॉर्म क्या है। बीएसटीसी की फुल फॉर्म क्या है तो अपने को ध्यान रखना है, बीएसटीसी की फुल फॉर्म होती है कि बेसिक स्कूल, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, बुनियादी विद्यालय, बुनियादी विद्यालय शिक्षण प्रमाण पत्र, शिक्षण प्रमाण पत्र। तो ये जो एक बिल्कुल बेसिक अपनी जानकारी की बात की कि आज अपने टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं टीचिंग एंड लर्निंग। जब प्रिय विद्यार्थियों आप बीएसटीसी की जब तैयारी करने जा रहे हो तो सबसे पहले तो अपने को ये पता होना चाहिए कि बीएसटीसी की फुल फॉर्म क्या है। तो आप ध्यान रखेंगे बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट मतलब बुनियादी विद्यालय शिक्षण प्रमाण पत्र। जो क्या होता है कि जो पहली से पांचवी तक के जो अध्यापक जो आते हैं, पांचवी तक के पहली क्लास से पांचवी तक के जो अध्यापक जो अध्यापन करवाते हैं वो बीएसटीसी के अंतर्गत लगते हैं, जिसको अपने L1 के विद्यार्थी, L1 के अभ्यर्थी बोल सकते हैं, लेवल फर्स्ट के, है ना। क्या आपको बात समझ में आई? तो अपने अब सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं अगर आपको बताऊं कि शिक्षण एवं अधिगम से पहले जो विस्तृत जो टॉपिक है वो अपना अधिगम है, तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए अधिगम। जैसे मैं आपको बता दूं कि शिक्षण का मतलब क्या होता है, शिक्षण का मतलब होता है अधिक, शिक्षण का मतलब क्या होता है पढ़ाना, और अधिगम का मतलब क्या होता है, जैसे शिक्षण का मतलब सिखाना, शिक्षण का मतलब क्या होता है सिखाना, और अधिगम का मतलब क्या होता है सीखना। तो सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए अधिगम। तो अधिगम के अंदर अपने बात करें तो अगर आपसे कोई ये पूछे सबसे पहले कि अधिगम का संकुचित अर्थ क्या है, सबसे पहले अपने बात करेंगे अधिगम का संकुचित अर्थ। अधिगम का संकुचित अर्थ, तो प्रिय विद्यार्थियों अधिगम का जो संकुचित अर्थ जो होता है वो होता है सीखना। क्या होता है? सीखना। ध्यान रखेंगे अधिगम का संकुचित अर्थ क्या होता है, सीखना। जबकि अधिगम का व्यापक अर्थ जो होता है, अधिगम का व्यापक अर्थ जो होता है
वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। व्यवहार में परिवर्तन। तो दो बातें आपको क्लियर हुई। सबसे पहले मैंने ये बताया कि अधिगम का, सबसे पहले ये पूछ लेता है, कई बार ये पूछ लेता है कि अधिगम का संकुचित अर्थ क्या होता है। अगर आपसे कोई अधिगम का संकुचित अर्थ पूछे तो वो होता है प्रिय विद्यार्थियों सीखना। और अगर आपसे कोई पूछे कि अधिगम का व्यापक अर्थ क्या होता है तो वो होता है व्यवहार में परिवर्तन। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि वर्तमान के अंदर अगर अपने बात करें तो ये एक मनोविज्ञान की एक भाषा है, मनोविज्ञान की एक ब्रांच अपने कह सकते हैं। तो इसके अंदर आप ये कह सकते हो कि वर्तमान में जो मनोविज्ञान को जो शाखा माना गया है वो किसकी माना गया है, व्यवहार का विज्ञान। क्योंकि व्यवहार व्यक्ति का एक ऐसा गुण है जिसको देखा जा सकता है और जिसका क्या किया जा सकता है, निरीक्षण किया जा सकता है। इसीलिए वर्तमान के अंदर मनोविज्ञान को किसकी विज्ञान माना गया है, व्यवहार का विज्ञान माना गया है। तो अधिगम का वही बात अपने कर रहे हैं कि अधिगम का जो व्यापक अर्थ है वो क्या है, व्यवहार में परिवर्तन है। यहां तक बात समझ में आई कि अधिगम का संकुचित अर्थ सीखना है और अधिगम का व्यापक अर्थ है जो व्यवहार में परिवर्तन है। अब प्रिय विद्यार्थियों अपने ध्यान देंगे कि व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको अपने मुख्यतः तीन प्रकार से देखेंगे। व्यवहार में परिवर्तन। अब व्यवहार में जो परिवर्तन है उसको मैं आपको तीन तरीके से अपने देखेंगे कि व्यवहार में जो परिवर्तन है वो किस प्रकार से। एक तो होता है स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन, एक तो होता है स्थायी परिवर्तन जिसको अपने बोलते हैं इंग्लिश में परमानेंट चेंज। परमानेंट चेंज। और दूसरा होता है अस्थायी परिवर्तन। अस्थायी परिवर्तन जिसको अपने बोलते हैं टेम्परेरी चेंजेस। टेम्परेरी चेंज। और तीसरा जो होता है वो होता है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जिसको अपने क्या कहते हैं, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। तो व्यवहार में जो परिवर्तन है उसको अपने तीन प्रकार से देखते हैं। उसको अपने तीन प्रकार से देखते हैं। एक तो होता है कौन सा परिवर्तन, स्थायी परिवर्तन। दूसरा होता है अस्थायी परिवर्तन। तीसरा होता है अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अब स्थायी परिवर्तन देखो, स्थायी परिवर्तन का मतलब है कि जो चीज आपने पढ़ ली, जो चीज पढ़ ली क्या वो स्थायी हो जाती है। स्थायी का मतलब होता है एक बार पढ़ने के बाद उसके अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता, है ना। तो आप ये सोचो कि जैसे ही आपने 10वीं क्लास या 12वीं क्लास के अंदर जब अध्ययन किया था तो क्या आपको एक बार विषय वस्तु पढ़ने के बाद उसको आपने छोड़ दिया कि क्या वो ज्ञान स्थायी हो जाता है क्या। तो अगर आपसे पूछा जाए कि अधिगम को कौन सा परिवर्तन कहेंगे, अगर दो शब्द आ जाए स्थायी परिवर्तन और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, दोनों में से कौन सा उत्तर सबसे बेस्ट रहेगा। तो अगर आपसे प्रश्न आ जाए कि अधिगम को क्या कहा जाता है, अधिगम को कहते हैं, अधिगम किसे कहेंगे, अगर आपको दो ऑप्शन में से चुनना पड़े, अधिगम किसे कहते हैं। अगर आ जाए ऑप्शन आ जाए, जैसे एक तो आ जाए स्थायी परिवर्तन और एक आ जाए प्रिय विद्यार्थियों अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, तो आपको दोनों में से किसी एक को चयन करना होता है। तो आप किसे कहेंगे। स्थायी परिवर्तन का मतलब होता है कि जैसे ही भी आपने एक बार जो अध्ययन कर लिया जिसके अंदर मतलब अपने किसी प्रकार का संशोधन नहीं कर सकते, है ना। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का मतलब है कि एक बार अध्ययन करने के बाद अगर आपने किसी चीज को पढ़ना छोड़ दिया कुछ समय के लिए तो वो चीजें अगर विस्मृत होगी, अगर आप उनको पुनः अभ्यास करेंगे
प्रशिक्षण लेंगे तो वो चीजें क्या हो जाती है, वापिस आपके दिमाग में आ जाती है। एक बार दोबारा सुनो, स्थायी परिवर्तन का मतलब होता है कि एक बार अध्ययन करने के बाद जो भी डाटा आपने मतलब कंप्लीट कर लिया। अब जैसे आपने 12वीं क्लास कर ली, तो 12वीं क्लास के अंदर ऐसे थोड़ी है कि आपको 11वीं क्लास में जो अध्ययन करवाया गया था वो सारी चीजें आपको याद है। याद क्यों नहीं है, विस्मृत क्यों हुई है, क्योंकि आपने बार बार उनका अभ्यास नहीं किया। जिन चीजों का बार बार अभ्यास नहीं करते तो धीरे धीरे डाटा क्या हो जाता है, वहां से विस्मृत हो जाता है। तो ज्ञान हमेशा स्थायी नहीं होता है ना, स्थायी नहीं कह सकते। तो अस्थायी परिवर्तन का मतलब होता है कि एक ऐसा परिवर्तन जो अल्प समय के लिए आते हैं, ऐसे परिवर्तन जो अल्प समय के लिए आते हैं और कुछ बाह्य कारक के कारण जो आते हैं वो होते हैं अस्थायी परिवर्तन। अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन का मतलब ये कह सकते हो कि अगर आपने मतलब प्रयास किया, मतलब आपने याद किया और उसके बाद आपने अभ्यास नहीं किया, अभ्यास करने के बाद अभ्यास नहीं किया तो वो चीजें क्या होगी, दिमाग से आपके विस्मृत होगी। कि जैसे आपको 10th में बढ़िया मैथ आती थी, लेकिन जैसे ही आप 12वीं के अंदर गए, 1 साल 1.5 साल आपने वैसे ही निकाल दिया, तो वो चीजें आपके दिमाग से क्या होगी, विस्मृत होगी। लेकिन बाद में आपने क्या किया, बाद में आपने क्या किया कि अगर आपने पुण्य पुण्य क्या किया, अगर एएपी को आपने लागू किया, क्या किया, एएपी को वापस आपने लागू किया, मतलब अभ्यास, ए का मतलब होता है अभ्यास और दूसरे ए का मतलब है अनुभव और पी का मतलब है प्रशिक्षण। अगर आपने अभ्यास अनुभव और प्रशिक्षण लिया ना, तो जो आपकी चीजें विस्मृत हो चुकी थी उन चीजों को वापस रिकॉल किया जा सकता है। मतलब जो सीखा हुआ ज्ञान है जो आपका विस्मृत हो चुका था उसको आप क्या कर सकते हो, संशोधन कर सकते हो। किसके माध्यम से, एएपी के माध्यम से, मतलब अभ्यास अनुभव और प्रशिक्षण। बात समझ में आई क्या, ठीक है। तो ये चीजें आपको बात बता रहा था। एक बार फिर बता दूं कि अपने बात कर रहे हैं कि टीचिंग एंड लर्निंग के अंदर पहला जो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों वो है शिक्षण एवं अधिगम। तो सबसे पहले आपने जिसकी तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि उसके बारे में उसकी फुल फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि बीएसटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो बेसिक स्कूल टीचिंग सर्टिफिकेट, है ना। तो कौन सी क्लास के अध्यापक होते हैं, पहली से लेके 5वीं तक, जिसको लेवल फर्स्ट के अध्यापक बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं बुनियादी विद्यालय शिक्षण प्रमाण पत्र। फिर क्या है, अपने टॉपिक बात कर रहे हैं अधिगम के। अधिगम का संकुचित अर्थ क्या होता है, सीखना होता है। और अधिगम का व्यापक अर्थ क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन होता है। और व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उसको मुख्यतः 3 भागों में अपने बांट सकते हैं, स्थायी परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन और अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। स्थायी परिवर्तन का मतलब होता है कि एक बार जो ज्ञान आपने सीख लिया तो वो ज्ञान क्या, सीखा हुआ ज्ञान, जैसे एक बार आपने पढ़ लिया कि वो ज्ञान स्थायी हो जाता है, तो कभी नहीं होता। अस्थायी परिवर्तन का मतलब होता है ऐसे परिवर्तन जो अल्प समय के लिए आते हैं। अल्प समय के लिए जो परिवर्तन आते हैं वो होते हैं अस्थायी, मतलब किसी बाह्य कारक के कारण। अपेक्षा का स्थायी परिवर्तन का मतलब ये है कि आपने बार बार मतलब किसी चीज को आपने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद आप भूल गए, अगर आपने वापिस अभ्यास अनुभव और प्रशिक्षण लिया तो उन चीजों को वापस रिकॉल किया जा सकता है। क्या ये बात आपको समझ में आई, तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने आगे की ओर। यहां तक बात समझ में आई तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलें आगे, चलिए। चलिए अब अपने बात कर रहे थे, अभी मैं आपको ये बता रहा था कि व्यवहार में जो परिवर्तन देखा जाता है, व्यवहार में जो परिवर्तन देखा जाता है उसमें मैंने आपको 3 कारक बताए महत्वपूर्ण कि 3 प्रकार से देखा जा सकता है। एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। अभी मैंने आपको बताया कि व्यवहार में परिवर्तन या तो क्या होगा, एक प्रकार तो आपने देखा था जिसके बारे में आपने चर्चा की थी, अपने स्थायी परिवर्तन की बात की थी। स्थायी परिवर्तन। और दूसरा अपने बात कर रहे थे अस्थायी परिवर्तन। और तीसरा अपने बात कर रहे थे
अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। ठीक है, परमानेंट चेंज, टेम्परेरी चेंजेस, रिलेटिवली परमानेंट चेंज। स्थायी परिवर्तन मैंने आपको बता दिया कि एक बार आपने ज्ञान सीख लिया वो ज्ञान कभी स्थायी नहीं होता, क्योंकि कुछ समय के बाद अगर आपने अभ्यास नहीं किया तो वो चीजें क्या हो जाती है, विस्मृत हो जाती है, अपने दिमाग से गायब हो जाती है। अस्थायी परिवर्तन का मतलब होता है ऐसे परिवर्तन जो किसी अल्प समय के लिए आते हैं और किसी बाह्य कारक के कारण आते हैं। जैसे आपने कई बार देखा है कि आप ऐसे कह सकते हो कि व्यक्ति का वह मूल व्यवहार नहीं होता, व्यक्ति का वह मूल व्यवहार नहीं होता, लेकिन कुछ अल्प समय किसी बाह्य कारक के कारण उसके अंदर क्या आते हैं, परिवर्तन आते हैं। जैसे इसके अंदर आप मान सकते हो कि कौन कौन से बाह्य कारक है जिसके कारण ये परिवर्तन आते हैं। जैसे बीमारी, थकान, संवेग, मूल प्रवृत्ति, बीमारी, थकान, संवेग, मूल प्रवृत्ति, नशीले पदार्थ, परिपक्वता। तो ये कुछ इसमें कारक बताए गए हैं, मतलब ऐसे कारक जिसके कारण कुछ समय के लिए अपने बाह्य परिवर्तन आते हैं, मतलब वो व्यक्ति का मूल व्यवहार नहीं होता। जैसे बीमारी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिजीज बोलते हैं, थकान को टायर्डनेस बोलते हैं, संवेग को इमोशन बोलते हैं, मूल प्रवृत्ति को बेसिक इंस्टिंक्ट बोलते हैं। जैसे इसमें आप लिख सकते हो इसको डिजीज बोलते हैं, इसको टायर्डनेस बोलते हैं, इसको इमोशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं बेसिक इंस्टिंक्ट, इसको एल्केलॉइड्स बोल सकते हैं, एल्कोलॉइड्स, इसको मैचुरेशन बोल सकते हैं। ये चीजें हैं। अब आप समझिए इस बात को, मतलब अस्थायी परिवर्तन का मतलब ये होता है कि व्यक्ति का मूल व्यवहार ऐसा नहीं होता, लेकिन वो कुछ समय के लिए क्या है, मतलब उस बाह्य कारक के कारण उसके अंदर कुछ समय के लिए वो परिवर्तन आ जाता है। जैसे आपने देखा है कि बीमारी, अब कोई व्यक्ति बहुत अच्छा व्यवहार का होता है, बहुत ही विनम्र स्वभाव का होता है, लेकिन लगातार 10 या 15 दिन जब बीमार हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो उसका चिड़चिड़ापन या गुस्सेल प्रवृत्ति उसका व्यवहार नहीं है, लेकिन लगातार बीमारी के कारण क्या है, उसके अंदर ये परिवर्तन आ गया। तो ये बाह्य कारक है ना, मूल व्यवहार ऐसा नहीं है, लेकिन उस बाह्य कारक के कारण कुछ समय के लिए परिवर्तन आ गया, तो वो क्या होता है, अस्थायी परिवर्तन। दूसरा मैं अगर आपसे कहूं कि थकान, अब थकान भी क्या है, अब जैसे कई बार आपने देखा है कि कोई अध्यापक जो होता है वो पढ़ाने में बहुत एक्सपर्ट होता है, लेकिन क्या है कि लगातार वो 6 या 7 घंटे सफर करने के बाद अगर उनको पढ़ाना हो तो उस दिन वो हो सकता है कि इतना परफेक्ट नहीं पढ़ा पाता। तो कारण क्या है उसका, थकान। इसी प्रकार से संवेग का मतलब क्या होता है कि जैसे संवेग का मतलब आप ये बोल सकते हो कि विचारों का जो बाह्य स्वरूप जो होता है ना, वो होता है संवेग। संवेग का मतलब जैसे प्रेम, क्रोध, घृणा, ये सारे क्या संवेग है। उसके बाद मूल प्रवृत्ति का मतलब होता है कि पहले संवेग उत्पन्न होता है, और संवेग उत्पन्न होने के बाद जो क्रियात्मक व्यवहार जो होता है उसको मूल प्रवृत्ति कहते हैं। जैसे मान लीजिए पहले आप ये कह सकते हो कि अगर किसी व्यक्ति को भूख लगी है तो भूख लगने के बाद वो व्यक्ति क्या करेगा, अपने को सिंपल सी बात है भोजन की तलाश करेगा, भोजन की क्या करेगा, तलाश करेगा, मतलब वो क्रिया करेगा। मतलब अब इसमें देखो कि भूख क्या है, भूख क्या एक संवेग है, और संवेग के बाद जो क्रिया जो हो रही है ना, क्रियात्मक जो व्यवहार जो है, क्रियात्मक जो व्यवहार जो बालक या व्यक्ति जो क्रियात्मक व्यवहार जो प्रदर्शित कर रहा है वही क्या है, मूल प्रवृत्ति है। क्या है, मूल प्रवृत्ति है, बेसिक इंस्टिंक्ट है। जैसे भोजनान्वेषण, तो भोजनान्वेषण क्या है, एक मूल प्रवृत्ति है ना, कि जैसे व्यक्ति को भूख लगी, भूख लगने के बाद वो भोजनान्वेषण मतलब भोजन की तलाश कर रहा है। अब जैसे किसी व्यक्ति को डर लग रहा है, भय क्या है, संवेग है, तो भय लगेगा तो वो क्या करेगा, अपने क्रियात्मक व्यवहार क्या करेगा, वहां से भाग जाएगा।
पलायन करेगा। तो पलायन क्या है? मूल प्रवृत्ति है। मतलब व्यक्ति का मूल व्यवहार ऐसा नहीं होता, लेकिन अल्प समय के लिए वो क्या करता है? ऐसा करता है। अब नशीले पदार्थ का मतलब भी यही होता है। जैसे आपने कई बार देखा है कि कई अध्यापक होते हैं, बहुत बढ़िया होते हैं, लेकिन कई बार एल्कलॉइड्स का सेवन करने के बाद उनका व्यवहार चेंज हो जाता है। आपने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पीने के बाद उनका व्यवहार क्या है? कुछ अलग ही हो जाता है। तो वो क्या है? मतलब मूल व्यवहार ऐसा नहीं होता, लेकिन कुछ समय के लिए उनमें क्या आ जाता है? परिवर्तन आ जाता है। इसी प्रकार से क्या है? परिपक्वता। परिपक्वता क्या है? जन्मजात गुण है। मतलब कुछ हमारे शरीर में, मानव में कुछ परिवर्तन ऐसे आते हैं जो क्या है? एक निश्चित आयु के बाद ऑटोमेटिक होते ही, ऑटोनोमस ही क्या है? वो परिलक्षित होते हैं, उनको बोलते हैं परिपक्वता। तो अगर आपसे कहे कि किसे आप अधिगम कहेंगे, तो प्रिय विद्यार्थियों, बीमारी से होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहते, क्योंकि ऐसा व्यक्ति का मूल व्यवहार नहीं है, वो अल्प समय के लिए होते हैं। बीमारी के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे, थकान के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे, संवेग के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे, मूल प्रवृत्ति के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे, नशीले पदार्थ के कारण होने वाले परिवर्तन को अधिगम नहीं कहेंगे। तो इसी प्रकार परिपक्वता के कारण होने वाले परिवर्तन को भी आप अधिगम नहीं कहेंगे। अगर आपको ऑप्शन मिल जाए स्थायी परिवर्तन और अपेक्षा का स्थायी परिवर्तन दोनों आ जाए, तो सबसे बेस्ट आंसर रहेगा अपेक्षा का स्थायी परिवर्तन। तो क्या इतनी बात आपको समझ में आई? तो आशा करता हूं कि मैंने आपको आज केवल अधिगम टॉपिक के बारे में थोड़ा चर्चा की है। आशा करता हूं कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।